हमारे साथ एक और दिग्गज एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। एयूएम कैपिटल के राजेश अग्रवाल हैं। राजेश जी, अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। सर, ये चीन से जो खबर आई है कि मॉनेटरी पॉलिसी का स्टांस को उन्होंने चेंज किया है, मॉडरेटली लूज करने का फैसला किया है और 11 साल के बाद ये कोई बदलाव है, तो निश्चित तौर पर जो भी आने वाले खतरे हैं चीन की इकोनॉमी के लिए, जैसे कि यूएस की तरफ से अगर टैरिफ बढ़ता है डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में, उससे बचाव के लिए ये फैसला लिया गया है। इसे आप कैसे देख रहे हैं? और दूसरी चीज़, ये जो कंजम्पशन में आज हम एक तरह से थोड़ा सा पैनिक का माहौल देख रहे हैं क्योंकि शेयर 10% तक टूट गए हैं, आप इसको कितना गंभीर देख रहे हैं? हालांकि जो ब्रोकरेज हाउसेस का व्यू है ना, वो बटा हुआ है। अगर हम सीएलएसए को छोड़ दें तो जेपी मॉर्गन, जेफरीज, यूबीएस, गोल्डमैन सैक्स, इनका कहना है कि ये मोमेंट्री है और ये दो सेगमेंट को अगर छोड़ दें तो बाकी सेगमेंट थोड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो उतनी चिंता की बात नहीं है। आप कैसे देख रहे हैं? नमस्कार अभिषेक जी, धन्यवाद हमें बुलाने के लिए और बाकी भी जो पैनल में मित्रगण है सबको नमस्कार। आपने सही कहा, जो चीन से जो खबर आई है वो एक तरीके से प्रीएम्प्टिव मेथड स्टेप लिया है चीन ने, अगर कहा जाए तो, क्योंकि लगातार ये अनुमान बना हुआ था कि जब ट्रम्प साहब कार्यभार संभालेंगे जनवरी में, तो कई जगह टैरिफ्स लगाएंगे और चीन उनका एक बड़ा निशाना होगा। चीन, मैक्सिको, कनाडा, ये सब में दिक्कतें आएंगी। ये जाहिर सी बात थी, टैरिफ लगाएंगे और उनके कई बयान ऐसे आए भी हैं और इसके लिए ये प्रीएम्प्टिव मेजर है चीन को अपनी इकोनॉमी संभालने के लिए। और मुझे लगता है कि इस तरीके की और भी मेजर्स आने वाले दिनों में आ सकते हैं, जिससे ध्यान रखना होगा कि मेटल्स वगैरह में किस तरीके के उछाल आते हैं, रियल स्टेट में किस तरीके के उछाल आते हैं चीन में। और क्योंकि मेटल चीन में जो मूवमेंट होती है वो पूरे वर्ल्ड में मेटल स्टॉक्स कह लीजिए या मेटल्स कह लीजिए, उस पर प्रभाव पड़ता है, तो वो एक देखने वाली बात होगी। दूसरे, अगर आप देखो तो अब फेड की मॉनेटरी पॉलिसी सामने में है और ये पूरी उम्मीद है कि शायद 25 बेसिस पॉइंट का कट आए, क्योंकि जॉब रिपोर्ट्स जो आए थे वीकेंड पे वो बहुत शानदार आए थे। तो वहां से भी अगर कुछ आता है तो एक बढ़त की पूरी उम्मीद बनेगी। जहां तक ये जो कंजम्पशन स्टॉक की बातें आपने करी एफएमसीजी कंपनियों में खास करके, तो डिमांड स्लो डाउन के जो कंसर्न्स थे वो तो जब दूसरी तिमाही के नतीजे आए उस समय ही हमने देखे थे कि लगातार जो भी नतीजे आ रहे थे खराब आ रहे थे, वॉल्यूम में ड्रॉप आ रहा था, रियलाइजेशन अच्छे नहीं थे और अर्बन कंजम्पशन में स्लो डाउन देखा गया था। अब ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो मॉडरेट हो रही है, क्योंकि हम सब जैसा जानते हैं कि पहली छमाही में गवर्नमेंट कैपेक्स कुछ हुआ नहीं और उस कारण से ये दिक्कतें आई। रियल वेजेस जो है वो उतने नहीं बढ़े और ये सब के कारण से वॉल्यूम ग्रोथ जो एफएमसीजी कंपनियों में थी वो कम होती चली गई। और उसके ऊपर से अगर आप देखेंगे तो रीजनल प्लेयर्स जो थे उनसे बड़ा कंपटीशन आया, जो नई नई कंपनियां और आ गई बाजार में उनसे कंपटीशन आया। और रही सही कसर जो पाम ऑयल के प्राइसेस और उनके डेरिवेटिव्स प्राइसेस थे, उन्होंने जो बढ़त दिखाई 30 से 40% की बढ़त उसमें देखने को मिली, उस कारण से सबके ही नतीजे खराब आए। दिक्कत ये आई कि गोदरेज कंज्यूमर ने जो अपनी क्वार्टरली अपडेट दी उसमें ये कहा कि ये दिक्कतें अभी कुछ महीने और रहने वाली है, उस कारण से आज शेयरों में दबाव देखा गया। लेकिन अगर आप देखो तो कई कंपनियों ने अपने प्राइसेस बढ़ाए हैं, ग्रामेज कम किए हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर इंसेंटिव्स देते थे वो कम किए हैं। तो उस कारण से हो सकता है इन्वेंट्री की दिक्कत थोड़े दिनों और चले, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके का कट देखा गया है आज 8 से 10% का कई स्टॉक्स में, वहां पे कुछ दांव लगाया जा सकता है अगर किसी को मध्यम से लंबी अवधि का नजरिया हो। एक आधा स्टॉक चुनना हो तो पहली पसंद हमारी आईटीसी की रहेगी, जहां पे ध्यान देना चाहिए। हालांकि वो पूरी तरीके से एफएमसीजी नहीं है, सिगरेट भी इंक्लूडेड है, बट आईटीसी पहली पसंद रहेगी। उसके बाद अगर किसी को देखना हो तो मैरिको और इमामी में ध्यान रखना चाहिए। मैरिको, इमामी, आप इस ऑर्डर में एफएमसीजी बास्केट में कंजम्पशन आप कह लीजिए ज़्यादा बेहतर होगा, उसमें आप अपने स्टॉक्स छांट सकते हैं। एनर्जी स्पेस पर आपसे एक राय लेना चाहूँगी, फंडामेंटल नज़र है यहाँ पर, क्योंकि अगर आप देखें तो पर्टिकुलरली रिन्यूएबल एनर्जी में एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बिल्टअप होती हुई दिख रही है। क्लियरली ग्लोबल शिफ्ट है टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी और इसी के चलते रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े जो स्टॉक्स हैं हो सकता है आने वाले दिनों में एक अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिले। अब इसमें लिस्टेड कैटेगरी में अगर देखिए अडानी ग्रीन है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी है, एनटीपीसी ग्रीन ताज़ा लिस्टिंग है, डेटा पॉइंट्स कम हो सकते हैं, लेकिन इस पूरे के पूरे स्पेस पर फंडामेंटल आउटलुक आपका क्या बन रहा है?
देखिए, हम बहुत बुलिश है इसमें, क्योंकि जिस तरीक़ा से सरकार की भी एक कामयाब रही है क्लीन एनर्जी वगैरह की, जो कमिटमेंट इन्होंने सीओपी वगैरह में किया हुआ है, उसे देखते हुए आने वाले 4-5 साल में मुझे लगता है इनका भविष्य बहुत तेज है। थोड़ी-सी दिक्कतें ट्रम्प के कार्यभार सँभालने के बाद आएगी, क्योंकि कई बार उन्होंने ऐसे बयान दिए हैं कि वो रिन्यूएबल एनर्जी के खिलाफ कुछ एक्शन लेंगे या वहाँ प्रतिबंध लगाएँगे। उस तरीके से हाँ, कुछ वक़्ती दिक्कतें आ सकती है, बट लॉन्ग टर्म में ये अच्छे हैं। और कल भी जैसे कुछ खबरें आई कि कुछ एंटी डंपिंग ड्यूटी ग्लासेस वगैरह में लगाई गई हैं, जिस कारण से आज हम कई रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक्स में बढ़त भी देख रहे हैं। अगर इन पूरे पैक में कोई स्टॉक चुनना हो तो मैं समझता हूँ जेएसडब्ल्यू एनर्जी एक अच्छा बैठता है। टाटा पावर में जो रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता है और जिस तरह की वो विस्तार कर रहे हैं, हालाँकि स्टॉक ने अच्छी बढ़त दिखाई है, लेकिन अगर फंडामेंटली कहा जाए तो मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट टाटा पावर ही बैठता है इस पूरे स्पेस में, अगर किसी को 1.5 से 2 साल के समय अवधि में निवेश करना हो तो। फंडामेंटल नजरिया और लंबी अवधि का निवेश और लंबी अवधि के निवेश के लिहाज से आपको इस स्पेस को देखना चाहिए और पॉजिटिव स्टांस है। यहाँ से ग्रोथ ट्रिगर्स जो हैं आने वाले सालों के लिए काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं। श्रीकांत जी, में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमानों का ट्रायल शुरू हो गया है। जेवर एयरपोर्ट पर आज इंडिगो का पहला विमान लैंड किया, टेस्ट फ्लाइट थी। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी समीर दीक्षित जुड़ गए हैं। समीर, निश्चित तौर पर एक अच्छा पल और ख़ास तौर से नोएडा दिल्ली के आसपास रहने वालों के लिए एक खुशी की खबर। बताइए क्या अपडेट्स हैं आपके पास? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जल्द ही मुसाफिर अपनी उड़ान भर सकेंगे और उसी दिशा में एयरपोर्ट पर पहली वैलिडेशन फ्लाइट की प्रक्रिया को संपन्न किया गया। इंडिगो की फ्लाइट जो कि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरती है, उसने जेवर एयरपोर्ट पे या नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर फ्लाइट लैंड किया। इसको वैलिडेशन फ्लाइट बोलते हैं और वैलिडेशन फ्लाइट के जरिए ये समझा गया कि एयरपोर्ट का रनवे आखिर कितना तैयार है, जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है वो कितने सही है, जो एयर स्पेस का कंट्रोल है, जो कोऑर्डिनेशन है वो कितना सही है, और साथ ही साथ इमरजेंसी रिस्पांस रेडीनेस यानी कि आपातकालीन स्थिति में एयरपोर्ट कितना तैयार है। तो इन तमाम अहम पहलुओं को समझने के लिए वैलिडेशन फ्लाइट को किया जाता है और ये पहली फ्लाइट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर वो लैंड हुई और ये पूरा जो प्रक्रिया थी इसको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एएआई के अधिकारियों की निगरानी में इसको देखा गया। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल समीर, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी के लिए। तो पहली ये ट्रायल फ्लाइट जिसको कहेंगे और क्रू मेंबर को लेकर उड़ान भरी। कितनी दूरी होगी? बहुत मुश्किल। अगर हम एयर डिस्टेंस की बात करें तो हार्डली 25-30 किलोमीटर के आसपास का ये डिस्टेंस होना चाहिए। तो 3.9 किलोमीटर का रनवे होगा, करीब करीब 4 किलोमीटर के आसपास का। जो भी टेक्निकल पहलू है उनकी जांच पूरी की गई है टेस्ट फ्लाइट में। इंटर ग्लोब एविएशन 0.5% ऊपर है। लेकिन राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे जीएमआर एयरपोर्ट के लिए आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी वो दिल्ली का एयरपोर्ट मैनेज कर रहे हैं, हैदराबाद का, गोवा का कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मैनेज करते हैं वो। क्या कोई आप उनके लिए किस तरह से देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को? देखिए, जिस तरीका से अगर आप देखोगे ट्रैवलिंग बढ़ रही है, आप एयरपोर्ट्स वगैरह पे जाओगे तो बस स्टैंड की तरह की भीड़ लगी हुई है। उन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि अगर महीने दर महीने भी अगर आप देखेंगे तो फ्लाइट पैसेंजर्स के जो आंकड़े आ रहे हैं वो बढ़त के साथ आ रहे हैं। आने वाले दिनों में भी अगर आप देखो तो ईयर एंड आ रहा है, त्योहारों का सीजन आ रहा है, तो यहाँ पे ट्रैवलिंग थोड़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आएगी। नॉट ओनली बिज़नेस बल्कि पर्सनल ट्रैवलिंग भी बढ़ रही है। 40 लाख शादियाँ रजिस्टर होने वाली है आने वाले कुछ दिनों में, तो वहाँ से ट्रैवलिंग बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें जीएमआर के जैसी कंपनियाँ जो कि एयरपोर्ट मैनेज करती हैं उनके लिए तो बेहतर है ही। और अगर आप कुछ दिन पिछले दिनों की बात देखो तो फ्रैंकफर्ट एयर एजी के साथ करार करके इन्होंने 10% एडिशनल स्टेक दिल्ली एयरपोर्ट में लेने की बात कही। दिल्ली ड्यूटी फ्री शॉप ये मैनेज कर रहे हैं। तो बहुत सी चीजें इनके फेवर में जा रही है और इनके जो पुराने एसेट्स हैं वो और ज्यादा पॉजिटिव हैं। मेरे हिसाब से ये 102, 103 के टारगेट आने वाले 6 से 9 महीने में बिल्कुल हो सकते हैं। तो इसमें गिरावट में एडिशन की राय रहेगी। ठीक है सर।